अच्छा जी। तो वेलकम जी, सबको, सब लोगों को वेलकम मेरी तरफ से। सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं रूल्स क्या होंगे। एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है छोटी सी, इसके बारे में, आपके ये इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के कोर्स के बारे में, कि इसमें हमारा क्या प्लान होगा, किस तरह से सारी चीज़ें। मैं भी वो प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा, वो आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगी। और उसके बाद फिर तकरीबन हाफ ऑफ द टाइम, कोई आई थिंक 15 मिनट लगेंगे मुझे प्रेजेंटेशन में। वो मैं बातें आपके साथ कर लूंगा 15 से 20 मिनट में। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर लेंगे। जो आप लोगों के जहन में सवाल होंगे वो आप लोग पूछ लेंगे। और सवाल पूछने के लिए या तो आप चैट में लिख के भेज देंगे सवाल, या अगर किसी ने वैसे पूछना है तो अनम्यूट आप करेंगे, मैं परमिशन दूंगा यहाँ से, तो आपका आप बोल सकेंगे फिर, ठीक है। अनम्यूट आप खुद से नहीं कर सकेंगे, आप उधर से क्लिक करेंगे तो मैं परमिशन दूंगा और फिर आप बोल सकेंगे, ठीक है। आप हैंड रेज करेंगे क्वेश्चंस के लिए एंड पे। तो ये कुछ रूल्स हैं जी। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्लाइड्स। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, स्लाइड्स आ गई हैं सब लोगों के पास? बताएं चैट में। स्लाइड विजिबल हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं। चलें, गुड। तो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बेसिक पे स्केल इसका 16 है, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जॉब है। मेरा इंट्रोडक्शन मैंने लिख दिया है, ताकि कुछ लोगों को पता होगा पहले से, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट कमिश्नर IRS। मैंने CSS 2019 का एग्जाम पास किया था, और आई एम पार्ट ऑफ 48 CTP। और आई ऑल्सो क्वालिफाइड PMS इन पंजाब का जो होता है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस 2015 में। Then I was selected as in 2016 or 17 I was selected as Deputy Assistant Director NAB, but I was already working somewhere, so I didn't join that. और मेरा आगे CSS का भी प्लान था, तो मैंने फिर सोचा कि उसको ना ही ज्वाइन किया जाए, एक नई चीज़ को। उसके अलावा जो CSPs का एक होता है कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, कुछ लोगों को पता होगा कि CSS जब आप पास करते हैं तो आप तमाम ग्रुप्स के लोगों की जो सारा बैच आपका बनता है उनकी ट्रेनिंग होती है, उसको कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं। और उसमें मेरी पोजीशन आई थी 7th। तो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ ओरिएंटेशन, इसमें हम क्या लेके चलेंगे? इंट्रोडक्शन तो हो गया। FPR के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, जिन लोगों को नहीं पता। डिटेल्स अबाउट द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर IR की पोस्ट के बारे में बात करेंगे, इंस्पेक्टर की। सैलरी पैकेज और बेनिफिट्स क्या हैं इस पोस्ट के, वो डिस्कस करेंगे। सिलेबस टेस्ट का आप लोगों ने देखा भी होगा, एक नज़र हम भी देखेंगे। प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी प्रेजेंटेशन का होगा कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी। और ये हर शख्स के जहन में ये सवाल आता होगा कि इज इट नेसेसरी टू जॉइन ए मेंटोर फॉर दिस टेस्ट। और फिर क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। चलें जी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपको पता है, ये FBR एक्ट के तहत बना 2007 में। इसका नाम FBR हुआ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और इसका प्रीवियस नाम था CBR, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और वो CBR एक्ट के तहत बना था। फाइनेंस मिनिस्ट्री का आप लोगों को आइडिया होगा। हमारे जो गवर्नमेंट का जो सेटअप है फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें मिनिस्ट्रीज हैं डिफरेंट। फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑयल, एनर्जी मिनिस्ट्री, डिफरेंट किस्म के जो है ना मिनिस्ट्रीज हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इन मिनिस्ट्रीज के अंदर डिविजन्स होती हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री में बेसिकली 3 डिवीजन हैं। एक फाइनेंस डिवीजन है, एक रेवेन्यू डिवीजन है, और एक इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है। तो FBR जो है वो रेवेन्यू डिवीजन का पार्ट है, ठीक है। तो इट कम्स अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री के अंडर डिविजन होती हैं, तो इट कम्स अंडर रेवेन्यू डिवीजन। गवर्नमेंट एजेंसी टास्क विद कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, इसका बेसिकली पर्पस ये है कि इसने टैक्सेस इकट्ठे करने हैं। गवर्नमेंट, देखिए, गवर्नमेंट का काम है कि पैसा इकट्ठा करे और आवाम पे खर्च करे। तो पैसा इकट्ठा करने का काम किसका है? FBR का। चेयरमैन आजकल हैं जी डॉक्टर मोहम्मद इशफाक अहमद। ये रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही, हफ्ता हो गया होगा, उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। आसिम अहमद साहब पहले थे।
और आप लोगों के पास जो बुक्स हैं सारी उनमें आसिम अहमद ही लिखा है, लेकिन अब उनका नाम अब नए डॉक्टर इशफाक अहमद साहब आ गए हैं, तो आप उनको अपडेट कर लें। अच्छा, अब एफबीआर के अंदर अगर हम ब्रॉडली देखें तो दो दो चीजें निकलती हैं, एक कस्टम्स है, एक इनलैंड रेवेन्यू है। कस्टम्स भी एफबीआर के अंडर आता है, और इनलैंड रेवेन्यू भी, मतलब मुल्क के अंदर से जो टैक्सेस इकट्ठे करते हैं वो इनलैंड रेवेन्यू है। और कस्टम्स जो इंपोर्ट स्टेज पे, एक्सपोर्ट पे तो नहीं, इंपोर्ट करते वक्त जो ड्यूटीज देनी है वो कस्टम्स है। तो दो हिस्से हैं, एक कस्टम्स, एक इनलैंड रेवेन्यू। इनलैंड रेवेन्यू के जिम्मे है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और एफईडी। ये तीन किस्म के टैक्सेस इनलैंड रेवेन्यू के जिम्मे हैं। और बाकी जो कस्टम ड्यूटीज हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज कह लें, वो कस्टम के जिम्मे हैं। ठीक है। अच्छा, ये चैट में क्या भेजा आपने? आवाज नहीं आ रही। आपके एंड पे इशू होगा, बाकी सबको आ रही है। अच्छा जी। पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है। अच्छा, इसको इनलैंड रेवेन्यू आईआर भी लिखा जाता है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस भी कहते हैं, तो आईआरएस आईआर दोनों तरह से चलेगा। बीपीएस 16 पोस्ट है, आप सबको पता है, की पोस्ट इन टर्म्स ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ एफबीआर फंक्शंस। एफबीआर के ऑफिस में इंस्पेक्टर का रोल बड़ा अहम है, और जो फील्ड की ज़्यादातर ड्यूटीज़ हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर भी परफॉर्म करते हैं, और इंस्पेक्टर्स भी उनके साथ साथ फुली उनको सपोर्ट करते हैं इसमें, इन्फोर्समेंट ड्यूटीज़ में। मतलब टैक्सेस की रिकवरी के सिलसिले में जो नोटिस हैं, आपका ऑफिस वर्क है, तो इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमिश्नर एक लाइजॉन में काम करते हैं। ठीक है। हायरार्की में थोड़ी सी आपको बताता चलूँ, शायद आगे आ जाए। इन्फोर्समेंट फंक्शन से मुराद है टैक्स टैक्स रिलेटेड जो फंक्शन है। देखिए, फंक्शन दो तीन तरह के हैं, एक ऑडिट फंक्शन है टैक्स का, एक इन्फोर्समेंट फंक्शन है। जो फील्ड में लोग बैठे हैं रीजनल टैक्स ऑफिस में, लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस में या कॉर्पोरेट टैक्स पेयर ऑफिस में, इसको इन्फोर्समेंट फंक्शन कहते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल शायद हो, आप लोगों के लिए नया है, तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी इस चीज़। करियर पाथ है जी, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के बाद आपकी प्रमोशन होती है इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के तौर पे। ये भी 16 स्केल की ही है, लेकिन आपका डेजिग्नेशन कह लें बदल जाता है। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर आईआर 17 स्केल में, और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर आईआर 18 स्केल में, उसके बाद एडिशनल कमिश्नर 19, कमिश्नर 20, और उसके बाद चीफ कमिश्नर 21। ठीक है। और उसके बाद मेंबर, आप बोर्ड के मेंबर बन जाते हैं, मेंबर पॉलिसी, मेंबर ऑपरेशन, और उसके बाद एफपीआर चेयरमैन। ठीक है। तो ये एक पाथ है, करियर पाथ। सैलरी पैकेज, पर्क्स एंड बेनिफिट्स, ये सवाल आप लोगों ने पूछना था तो मैंने स्लाइड्स में ही डाल दिया। सैलरी इसकी 40 से 45,000 तक नॉर्मल सैलरी होगी, जिसमें बेसिक सैलरी और अलाउंसेस होंगे। उसके अलावा हायरिंग अलाउंस आपका एक होगा, वो आप लगवा लेंगे ज्वाइन करने के बाद। 18,000 के करीब वो बनता है इंस्पेक्टर्स का। उसके बाद एक आईजे पे इंटरनल जॉब जॉब पोस्टिंग अलाउंस होता है 10,000। तो टोटल मिला के आपकी अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली, मतलब इसमें 5-1 हज़ार का आप प्लस माइनस कर लें, ऊपर ही जाएगा, 70 इसकी अप्रोक्सीमेटली सैलरी है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कंपेयर करें तो अच्छी सैलरी है। बाकी आप कहीं पे भी 16 स्केल में जाते हैं तो आपकी 40-45 इस रेंज में ही सैलरी लगती है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं जिनकी वजह से सैलरी ज़्यादा है। इसके अलावा बोनसेस एंड रिवॉर्ड, साल के एंड पे जब आप टारगेट्स वगैरह अचीव करते हैं, देखिए टैक्स कलेक्शन एक ऐसी जॉब है जिसमें टारगेट्स भी एलोकेट किए जाते हैं। डेफिनेटली वो प्राइवेट सेक्टर की तरह तो नहीं होता, लेकिन टारगेट्स आपके होते हैं। तो जब आप अपने टारगेट्स मीट करें तो आपको बोनसेस मिलते हैं। आपको 3 बेसिक मिल जाएंगी, 4 बेसिक, 5 बेसिक, 7 बेसिक, 10 बेसिक। तो बेसिक सैलरी का आपको बोनस के तौर पे मिलती रहती हैं चीज़ें साल के एंड पे एक दफ़ा। इसके अलावा आपका मेडिकल होता है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में आप मेडिकल करवा सकते हैं। शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर में है, उसके साथ भी इनका अरेंजमेंट है। तो वो इसके साथ एसोसिएटेड पर्क्स एंड बेनिफिट्स। देखिए, बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स का मकसद क्या होता है, आपकी एक सोशल रिस्पेक्ट, एक एक रिकग्निशन आपकी बनती है। वरना प्राइवेट सेक्टर में तो इससे कहीं ज़्यादा भी लोग कमा सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आने का मकसद सिर्फ सैलरी नहीं होता, एक रिस्पेक्ट, एक सोशल रिकग्निशन, एक स्टेटस सोसाइटी में, वो ये चीज़ें भी काफ़ी काउंट करती हैं।
अच्छा, सवालात आपके शायद आने लग पड़े हैं। सवाल अभी होल्ड करें थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो मैं कंटिन्यू, हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच। ओके, आई टेक योर क्वेश्चंस लेटर ऑन, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, सिलेबस फॉर द पोस्ट। सिलेबस जो है इसका, ऐसे लोग हैं, सिलेबस आप लोगों की नज़र से गुजरा ही होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, एमसीक्यू बेस्ड। इंग्लिश इसमें 20 मार्क्स की है। प्रोफेशनल टेस्ट इसका 80 मार्क्स का है। ठीक है। प्रोफेशनल टेस्ट के कंपोनेंट्स हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, चैप्टर 3। अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्योंकि एक वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट है, एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो वो सारा तो किया नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने जो सिलेबस, देखे सिलेबस अभी आया तो नहीं, लेकिन 2016 में, 2013 में जो पहले 2-3 दफा ये जॉब आई है, तो सिलेबस इसका यही होता है। तो इस वजह से कह लें कि 99% चांस है कि आपका सिलेबस इस दफा भी यही होगा। अच्छा, क्योंकि ये लॉज हर साल बदल जाते हैं, जब बजट आता है 2000 जून के माह में जब बजट प्रेजेंट किया जाता है, तो इन लॉज में हर साल चेंजेस की जाती हैं। आप सुनते होंगे कि इस चीज़ पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, इससे ख़त्म कर दिया, इस पे बढ़ा दिया, इस पे कम कर दिया। तो ये चेंजेस बजट में आ जाती हैं। तो यकम जुलाई यकम जुलाई से हर साल नया टैक्स ईयर स्टार्ट हो जाता है, तो ये लॉज भी बदल जाते हैं, इनमें अमेंडमेंट्स आ जाती हैं। तो अब जो हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये अभी शॉर्ट में लिखा है सेल्स टैक्स एक्ट, एफपीडी एक्ट, जो जब हम पढ़ेंगे तो इनका हम लेटेस्ट वर्जन पढ़ेंगे, जो दैट वुड बी अपडेटेड टिल 30 जून 2021। मतलब 1 जुलाई से जो नाफिजुल अमल है वो हम पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस आपने देखा ही होगा, तो मेरा ख्याल है इतनी डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने सिलेबस को कैसे तैयार करना है। चैट में क्या है जी, वो वॉइस क्लियर है? जिन लोगों को वॉइस का मसला है, उनका उनके एंड से थोड़ा सा मसला है, वो फिर थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग को देख लें। ठीक है, रिकॉर्डिंग बाद में आएगी, मैं ट्राई करूंगा इसको अपलोड कर दूं, तो मैं वो शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है। अच्छा जी, प्रेपरेशन स्ट्रेटजी हमारी क्या होगी? वॉइस इज क्लियर। देखिए, कुछ लोगों को वॉइस क्लियर जा रही है, तो इसका मतलब है कि इशू आप लोगों के एंड पे है। ठीक है। अब प्रेपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी जी? इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट एंड एफईडी एक्ट। अब सेल्स टैक्स एक्ट, एफईडी एक्ट या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस काफ़ी बड़े बड़े डॉक्यूमेंट हैं। और जब इनको जब सीएसपी को भी जब इनको पढ़ाया जाता है, तो उनको 11-12 माह लग जाते हैं इनको पढ़ते पढ़ते। इनको हर एंगल से देखते हुए इनको एक निटी ग्रिटी में जाके उन्होंने पढ़ना होता है। तो उनकी ट्रेनिंग 11-12 माह की चली जाती है। तो आप लोगों के लेवल पे वो बड़ा बेसिक लेवल का रहेगा। वो ज़्यादा आपसे एग्जामिनर डज नॉट एक्सपेक्ट कि आप टैक्स प्रैक्टिशनर हो या आप बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें आपसे पूछ लें। तो इसलिए हम सेल्स टैक्स एक्ट के और एफईडी एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने आप लोगों के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं। हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी भी आप लोग एक नज़र देख सकते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के डेजिग्नेटेड सेक्शंस जो मैंने बताए हैं, कि जो पार्ट्स उसमें सिलेबस का हिस्सा है, हम वो सारे ही देख लेंगे, क्योंकि वो सारे ऑलमोस्ट अहम है। ठीक है। ओवरव्यू अबाउट एफबीआर फंक्शंस। बाकी जो इसके अलावा बाकी जो पार्ट्स हैं सिलेबस के, वो भी हम उनको देख लेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ रेलिवेंट सेक्शंस फ्रॉम स्लाइड्स। अच्छा, मैंने इन चीज़ों के लिए आपके लिए स्लाइड्स में मैंने बनाई होंगी एक्सप्लेनेटरी किस्म की स्लाइड्स। स्लाइड्स के जरिए हम, जिस तरह अभी स्लाइड्स आपके सामने आ रही हैं, इसी तरह आप लोग स्लाइड्स के जरिए आपको पढ़ाया जाएगा, आपको सेक्शन वो एक्सप्लेन किए जाएंगे उनकी एग्जांपल्स वगैरह देके, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। लेकिन बात यह है कि आप ये सारी चीज़ें खुद से भी पढ़ सकते हैं, लॉ आपके पास है। लेकिन क्योंकि ये लॉ की लैंग्वेज है, थोड़ी सी टेक्निकल है, टेक्निकल सब्जेक्ट है टैक्स से रिलेटेड, तो जब तक आपके माइंड के पीछे कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो आप चाहे जितना मर्जी रट्टा लगा लें, फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो वो रट्टा ही होगा। अब रट्टे से मुराद है, मतलब ये है कि जब पेपर में सवाल आएगा, वो एग्जैक्ट वो सवाल तो नहीं ना आएगा जो आपने सैंपल टेस्ट में किया है या आपने एक्ट में देखा है, तो थोड़ा सा उसको घुमा के देगा।
तो उसके लिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सवाल चाहे 10 तरीकों से आ जाए आप कर लेंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए स्लाइड्स होंगी और उससे हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे। सॉल्विंग एमसीक्यूज रिलेटेड टू दो सेक्शन, फिर उसके बाद डिफरेंट क्लासेस में हम जो हमने जो टॉपिक कर लिया, मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस करने के बाद हम उसके एमसीक्यूज भी सभी गो थ्रू हो जाएंगे, सेल्स टैक्स के भी एमसीक्यू से गो थ्रू हो जाएंगे। तो एमसीक्यूज भी हम क्लास में सॉल्व करेंगे ताकि उन कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन भी आपके सामने आए। इंटरैक्टिव सेशंस, अच्छा हमारा सेशन होगा इंटरैक्टिव, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, आप कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ आप मुझे सिखाएंगे। तो वन वे नहीं होगा, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्लास पार्टिसिपेशन होगी और इस तरह से हमारा सिलसिला चलेगा। डिटेल्स अबाउट द सेशन, अब थोड़ा सा सेशन के बारे में देखते हैं। चैट में क्या है जी? चलें, जिनको आवाज़ नहीं आ रही वो विजुअल से काम चलाएं, बाद में देखते हैं। डिटेल्स अबाउट द सेशन, 10 क्लासेस टू बी कवर्ड इन सितंबर। अच्छा, हमारा क्योंकि 31 को स्टार्ट हो जाएगा, कुछ लोगों ने एनरोल कर दिया है और काफ़ी लोग चाह रहे थे कि ओरिएंटेशन के बाद वो देखें, और डेफिनेटली इट्स इट्स योर राइट कि आप ओरिएंटेशन देखें, सुने, समझें, और अगर आप मुतमईन हो तो आप ज्वाइन करें, क्योंकि आजकल आई एम वेरी मच फेमिलियर, जैसा कि हमारे इर्द गिर्द अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, इसी तरह ऑनलाइन वर्ल्ड में भी मेंटोरशिप के हवाले से भी अच्छा आप लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस भी रहता है, बुरा एक्सपीरियंस भी रहता है। तो बुरे एक्सपीरियंस की वजह से लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है इन चीज़ों पे। तो वो ट्रस्ट डेफिसिट की बहाली के लिए फिर जाहिर है कि इंटरेक्शन हो तो फिर कुछ आता है, क्या हर तरह के लोग मौजूद हैं। अच्छा जी, तो 10 क्लासेस, एक मिनट, 10 क्लासेस होंगी, एक हफ्ते में 3 क्लासेस हुआ करेंगी। 5 क्लासेस, ये टेंटेटिव सा है, 5 क्लासेस तकरीबन हमारी होंगी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे क्योंकि उसका चंक ज्यादा है। 2 क्लासेस हमारी होंगी सेल्स टैक्स एक्ट पे, 1 से 2 क्लासेस हमारी होंगी एफईडी एक्ट पे, और 1 से 2 क्लासेस ही होंगी अदर बाकी जो चीजें हैं। ठीक है, तो बेसिक पर्पस ये है आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जाएं, आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी जाए कि अगर लॉ में ये चीज लिखी है तो ये क्यों ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको बेसिकली एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे क्लास में बैठ के मैं आपको याद तो नहीं ना करवाऊंगा, आपको मैं चीज बताऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, पढ़ेंगे आप खुद। तो इट वुड बी ए ब्लेंड ऑफ कि मेरी मेंटोरशिप होगी और आपकी हार्ड वर्क होगी। अगर आप 100% ये कहेंगे कि बस मैं ये क्लासेस अटेंड करके 10 क्लासेस अटेंड करके टेस्ट पास कर लूँ, तो वो भी मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप कहेंगे कि मैं खुद से ही सारा पढ़ लूँ और आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो वो भी मुश्किल हो जाएगा। आपको यहाँ से गाइडेंस मिलेगी, हार्ड वर्क आपने उसमें ऐड अपने खुद से करनी है, घर बैठ के पढ़ना है। क्लास के बाद जो काम मिलेगा, जो मैं बताऊंगा कि आपने ये पढ़ना है इस दिन, तो पढ़ना है आपने। ठीक है, ग्रैंड मॉक टेस्ट एट द एंड ऑफ सेशन, सेशन के एंड पे हमें इस तरह एक 100 नंबर का टेस्ट ले लेंगे आप लोगों से, ताकि पता चले कि आपने क्या सीखा और क्या आपने किया। उसमें हम थोड़ा सा ब्रेक दे लेंगे, मतलब जब हमारा सेशन एंड हो जाएगा तो उसके 1 हफ्ते बाद या उसके 2 हफ्ते बाद तब हम ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे। उसकी वजह ये है कि आप सारी चीज़ें एक दफ़ा रिवाइज कर लें, पढ़ लें, आपको एक टाइम मिल जाए, तो तब आप इस टेस्ट के लिए प्रॉपरली आ सकें। फ़ौरन से ले लूंगा तो जाहिर है आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चैट में क्या आ रहा है जी? प्लीज शेयर स्क्रीनशॉट फॉर बटन, राइट साइड पे बटन है। अच्छा, इंग्लिश पोर्शन, इंग्लिश पोर्शन बेसिकली तो आप लोग करते रहते हैं, ज़्यादा फोकस हमारा प्रोफेशनल पे होगा। इंग्लिश में आने हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रेपोजिशंस आ सकती हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आ सकता है। तो वो तो एक काफ़ी एक्सटेंसिव चीज़ है। मैं आपके साथ जीआरई वर्ड लिस्ट मेरे पास हैं, वो शेयर करूंगा। आप साथ साथ अगर वो भी तैयार करते जाएं तो आपकी वोकैबुलरी भी तैयार हो जाएगी। और ये जो ये जो 1 to 2 क्लासेस हैं अदर पोर्शंस पे, इनमें से किसी दिन हम इंग्लिश को भी डिस्कस कर लेंगे, इंग्लिश की चीज़ों को। ठीक है, सेशन डिटेल्स कंटिन्यू, 3 क्लासेस इन अ वीक टू इनेबल गुड एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉन्सेप्ट। हफ्ते में 3 क्लासेस इसलिए रखी गई हैं ताकि हफ्ते में मैं सारे दिन 7 क्लासेस भी रख सकता था, वन गो में चलता, लेकिन एक क्लास आप लें, एक दिन आपको मिले पढ़ने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए चीज़ों को, फिर अगली क्लास। ठीक है,
तो हफ्ते में सिर्फ 3 क्लासेस रखी गई हैं ताकि आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो। 3 हफ्तों में 9 क्लासेस और उसके बाद अगला, मतलब 4 हफ्तों में आपका ये सिलेबस जो है ये एंड हो जाएगा। ये एनोटेशन जो है मैं डिसेबल करता हूँ। ये जो लाइनें आप लोग लगा देते हैं ये आप पता नहीं बच्चों वाली हरकतें हैं आप लोगों की। अच्छा, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अच्छा, ये ग्रुप में काफी सारे लोग वो भी हैं जो जस्ट कैजुअली जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया और बस ठीक है शुगल मेले के लिए ज्वाइन कर लिया है, तो वो हम उनको फिल्टर आउट कर देंगे। काफी सारे लोग ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं ग्रुप्स को। तो उससे सीरियस लोग जो है ना, सीरियस एस्पायरेंट्स जो होते हैं वो परेशान होते हैं कि यार किस किस्म के लोग आ गए हैं। तो सीरियस लोगों के लिए ये है, ये परेशान ना हो, ये फिल्टर आउट हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस 1.5 आवर, मतलब 75 मिनट्स की हमारी क्लास होगी। ठीक है, जूम पे ही इस तरह से क्लास हुआ करेगी। क्लास टाइम 8 8 PM to 8:30 PM। ठीक है, अच्छा ये स्टार्ट टाइम है, मतलब 8 से 8, 8:30 के दरमियान हम कोई टाइम रख लेंगे, उसमें हम स्टार्ट किया करेंगे और उसके बाद सवा घंटा ये चला करेगी, क्योंकि 10 बजे से पहले पहले हम क्लास को वाइंड अप कर लेंगे। रिकॉर्डिंग्स, अब ये रिकॉर्डिंग्स अप टू 3 क्लासेस विल बी प्रोवाइडेड। अच्छा, अगर आपसे कोई क्लास मिस हो जाती है, आप ऑफिस से लेट हो गए हैं, आप नहीं अटेंड कर पाए, या किसी वजह से भी कोई मसला हो गया है फैमिली में, आप क्लास नहीं अटेंड कर पाए, तो आपको 3 क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल सकती है, मतलब 10 में से 3 आप रिकॉर्डिंग मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, और वो उसमें ये होता है कि सारी सारी रिकॉर्डिंग्स नहीं दी जा सकती ड्यू टू प्राइवेसी इश्यूज। तो 3 क्लासेस की आपको लेवरेज है, और वैसे भी आपको 10 की 10 क्लासेस लाइव लेनी चाहिए, लाइव क्लासेस का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। तो आप लाइव क्लासेस लें, हाँ अगर कोई मसला बनता है तो उसके लिए ये ऑप्शन रखा हुआ है। रेलिवेंट मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड, जो स्लाइड्स वगैरह में क्लास में होंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। उसके अलावा जो भी टेस्ट से रिलेटेड मटेरियल है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। अच्छा, मुझे काफ़ी सारे मैसेज आते हैं सर कंसेशन दे दें, इंस्टॉलमेंट ये वो। बड़ी रिजनेबल सी फ़ी है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज्वाइन कर लें, नहीं कर सकते तो ना करें। कंसेशंस का मैंने पहले एक क्लियर मैसेज दिया था कि कंसेशंस अलाउ नहीं होंगी, और अगर आप इतनी सीट पे जाना चाहते हैं तो एक दफ़ा थोड़ा सा खर्चा कर लें। इट इज़ जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या नाम है 2,000 दूंगा, 4, नो कंसेशन एट ऑल। किसी एक भी बच्चे को कंसेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि कंसेशन देने से मुराद है कि एक बच्चा इतनी फी दे के पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा उससे कम दे के, तो ये इक्वालिटी नहीं रहती। हर बच्चे के लिए एक ही फी है, एक ही नंबर ऑफ क्लासेस हैं, सारी चीजें सिमिलर होनी चाहिए। अच्छा, लास्ट बात, आप सोच रहे होंगे कि हम ये सेशन क्यों ज्वाइन करें, तो वाई टू ज्वाइन द सेशन, ये भी मैंने स्लाइड डाल दी। ओके, अच्छा बेसिकली वन पेपर एमसीक्यू की तो आप तैयारी करते रहते हैं, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, उस पर आप देख सकते हैं कि मैंने काफी सारा मटेरियल वन पेपर एमसीक्यू का उसमें डाला हुआ है, और आपको सारा बता दिया हुआ है कि आप उसकी कैसे तैयारी करें जिससे आप टेस्ट पास कर सकते हैं। तो इस टेस्ट में क्लासेस रखने का मकसद ये है बेसिकली, मैं क्योंकि इस प्रोफेशन से हूँ तो मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया कि आप एक सेशन इस तरह से रखें। क्योंकि मैं इसी फील्ड से था तो फिर मैंने सोचा कि रख लिया जाए एक सेशन। अभी भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि इसके बाद कोई बैच होगा, तो वो एक मुश्किल मुझे लगता है, क्योंकि टाइम कुछ मैनेज करके मैंने ये टाइम निकाला है, तो उसके बाद वाला मुश्किल ही है। तो प्रोफेशनल टेस्ट है, इसलिए आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत है। या तो आपका आप उस फील्ड से हो, या आप टैक्स से रिलेटेड आप काम करते रहे हो, आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इस तरह की चीज़ है तो वेल एंड गुड, आपको चीज़ों की समझ होगी और आप जल्दी कर जाएंगे। लेकिन ऑन योर ओन अगर आप इसको करना चाहेंगे तो वो एक काफ़ी मुश्किल बात हो जाती है। काफ़ी बच्चे ये सोच के अप्लाई नहीं करते कि यार इसमें प्रोफेशनल टेस्ट है तो इसमें मैं क्या करूँगा। तो उस वजह से जो है ना एक ज़रूरत पड़ती है इस चीज़। टेक्निकल लॉ है, लॉ की लैंग्वेज है, टेक्निकल चीज़ें हैं, इसलिए भी ज़रूरी है ज्वाइन करना। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, एक रेलिवेंट बंदे से, फील्ड के बंदे से आप चीज़ें सीखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। आर फोकस स्टडी अप्रोच कंबाइंड विद योर हार्ड वर्क, दो चीज़ें हैं, हमारी अप्रोच, आपकी हार्ड वर्क। रेसिपी फॉर योर सिलेक्शन एज इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। तो दिस इज द एंड, इसी के साथ मैं बात को ख़त्म करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अच्छा जी, 10 मिनट है हमारे पास तकरीबन क्वेश्चन आंसर के लिए, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हैंड रेज है जी, मैं करता हूँ आपको अलाउ। चलें, ये रेडमी नोट 10 का किसी का है, उनको मैंने अनम्यूट किया है। तब तक हम ये ले लेते हैं यहाँ से सवाल चैट से। सर क्या आज कुछ भी, अच्छा रेडमी आप आ गए हैं तो बोलें। जी जी पूछें सवाल अपना। चलें जी, रेडमी को तो रियाज अहमद आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ऐसे में क्वेश्चन है कि क्या आप लाहौर में या कोई ऑन कैंपस क्लासेस हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल ऑनलाइन ऑन कैंपस क्लासेस होती हैं और उनके साथ ही कैमरे वगैरह से मींस कि इसकी वीडियो क्लासेस हो जाएं, अच्छा वो थोड़ा सा मुश्किल। क्योंकि कुछ जी जी कंटिन्यू करें। ऐसे एक्चुअली मैंने ना अपने बीबीए में जो लास्ट 2 सेमेस्टर थे वो मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो उनमें मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि कुछ लोगों की होती है कि नेचर ऐसी होती है कि ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते या इस तरह उनको अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती। तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा था कि क्या ऑन कैंपस क्लासेस होंगी? अच्छा फिलहाल ये जो सेशन है इसमें हमारा यही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच हो। मतलब अगर लाहौर में हम रखते भी हैं तो लाहौर वाले लोग ही बेनिफिट होंगे। अच्छा अब उसमें यह है कि अगर फिजिकली बच्चे बैठे भी हों और क्लास भी हो तो वो मेरा ख्याल है कि एक डबल डबल अटेंशन जो है ना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अभी के लिए सेशन ऑनलाइन ही है। कोई फिजिकल सेशन हुआ तो वैसे टाइम का मुझे इशू है क्योंकि सुबह मेरा ऑफिस होता है और शाम में फिर ये एक्टिविटीज़ आपकी क्लासेस हैं फिर और एक्टिविटीज़ भी हैं। तो अभी के लिए सेशन ये ऑनलाइन ही है। तो अगर आपके यहाँ कनेक्टिविटी वगैरह का इशू नहीं है तो ये आपका इंशाल्लाह 90%, मैं ये नहीं कहता कि 100% फिजिकल क्लासेस वाला हिसाब हो जाएगा, वो तो जाहिर है थोड़ा बहुत फर्क रह ही जाता है। तो 90% हम कोशिश करेंगे कि एज फार एज पॉसिबल हम उसके करीब आ जाएं फिजिकल क्लासेस के। तो कनेक्टिविटी का अगर इशू नहीं है तो आप लोगों को इशू नहीं होगा क्लासेस लेने में। मेरी इंग्लिश एसए प्रेसी की क्लासेस चलती हैं सीएसएस की। मेरा पेज है फेसबुक पे, उस पर उनका फीडबैक मौजूद है। तो वो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो बड़ा अच्छा हमारा चलता है काम। नेट का इशू आपके एंड पे ना हो, अदरवाइज इट्स ऑल फाइन। अच्छा जी, तैयब हसन आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे वालेकुम सलाम। असल में दो क्वेश्चंस हैं। नंबर एक ये कि जब भी मैं फिस्कल पॉलिसी सर्च करता हूँ गूगल पे हम्म। तो वो बजट का मुझे ओवरव्यू दे देता है, तो काइंडली सर इसका बता दें कि मैं जो रेलिवेंट कंटेंट्स हैं इस पोस्ट के वाले से वो कैसे और कहाँ से लूँ। नंबर एक। नंबर दो ये है कि देखिए सर, अगर लेक्चर में आपने इंपॉर्टेंट सेक्शन आपने लिखा है अपनी स्लाइड में, आपने 10 मुझे इंपॉर्टेंट सेक्शन बता दिए हैं हम्म। सेल टैक्स के, लेट्स सपोज। हम्म। तो अब आप जब क्वेश्चन आंसर का सेशन आएगा तो 5 मैं क्या अपनी तरफ से पूछ सकता हूँ, क्योंकि वो 5 लेट्स सपोज आपने वो मेंशन नहीं किए। मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मुझे आप मैं कह सकता हूँ कि सर ये 37 नंबर सेक्शन का आप मुझे कॉन्सेप्ट दे दीजिए, तो इज इट पॉसिबल? और डेफिनेटली। बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है। चलें, तैयब ने पूछा कि हम जाहिर है कुछ सेक्शन मैं करवाऊंगा, बाकी उसके अलावा आपको उन्हीं सेक्शन में या उसके अलावा किसी सेक्शन में कोई कंफ्यूजन है, कुछ आपने पूछना है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। दैट वॉन्ट बी प्रॉब्लम। और अभी क्योंकि टाइम थोड़ा है तो कंटेंट सर्च करने के बारे में सारा कुछ ही हम लोग इस पे डिटेल में बात करेंगे सेशन में। और ये मैं खुद भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसी स्लाइड्स में। तो ये आपके जो है ना जवाब हैं सवालों के। वजी मह वजी महमूद आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि हमें बेयर एक्ट जो है वो लॉज जो एक्ट है इंसानों का वो परचेज करना चाहिए, या हमें जो बुक्स बनी हुई है इस पर्पज़ के लिए वो मतलब आप रिकमेंड करेंगे? देखें बुक्स तो परचेज, जो लॉ की बुक सारी छपी होती हैं जिसमें उसकी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री भी होती है, सारा कुछ होता है। तो वो तो बहुत डिटेल्ड होता है और उतनी डिटेल तो आपसे पूछी भी नहीं जानी।
तो आप ये करें कि अपने सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड कर लें अपने लैपटॉप्स पे या कंप्यूटर्स पे, और उनसे देख लें। बाकी एक आधी किताब जो है कोई ले लें मार्केट से इस बारे में, जिसमें ये चीज़ें हों, जैसा कि वर्ल्ड टाइम्स वालों की भी ठीक है, डोगर वालों की, उन्होंने एक डायरेक्शन ही देनी है आपको। तो बाकी एक्ट्स को एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड करके वहाँ से तैयार करें। वो बेयर एक्ट वाली तो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बेयर एक्ट वाली तो ये बुक है, देखें इसकी थिकनेस। तो ये तो एक बड़ा मसला हो जाएगा आप लोगों के लिए, आप उसमें ना जाए इतनी डेप्थ में। वो जब आप इंशाल्लाह सर्विस में आएंगे तब आप लोगों ने पढ़नी है ये। तो अभी के लिए आप उनको डाउनलोड करके रेलिवेंट चीज़ें देखें, टू दी पॉइंट फोकस तैयारी करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है। अच्छा, फरीहा तारिक। जी सर। Assalamu alaikum everyone. Sir, my question is that कि वही मुझे प्रिपरेशन का मटेरियल पूछना था कि डू वी नीड टू बाय अ बुक या फिर आप हमें कुछ नोट्स हैं इस तरह से कुछ प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली, एक चीज़ मुझे ये आपसे पूछना था कि व्हाई नॉट हैविंग द वीकेंड क्लासेस, बिकॉज आई एम अ वर्किंग लेडी और मुझे लगता है कि वीक डेज में क्लासेस थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर वीकेंड पे क्लासेस हो जाएं तो दैट वुड बी मच बेटर। ओके। अच्छा, पहली बात कि बुक मैंने बताया, बुक वाला सवाल तो पहले ही हो गया कि आप एक आधी बुक ले लें मार्केट में जो आई हैं। वैसे तो हम सारी चीज़ें सॉफ्ट में आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाएंगी, लेकिन एक आधी बुक आप ले लें रेडी रेफरेंस के लिए। वर्ल्ड टाइम्स वालों की ले लें, 300-400 की बुक आ जाएगी, तो वो भी आपके पास इट विल कम हैंडी। और दूसरी बात, वीकेंड क्लासेस, सिर्फ वीकेंड क्लासेस रखेंगे तो उसमें तो कोर्स कवर हमारा नहीं हो पाएगा। और टाइमिंग हमने ऐसी ही रखी है कि शाम में अगर अगर ऑफिस से भी आपने आना है 5-6 बजे, तो 1 घंटा आप सो के फिर भी आप क्लासेस ले सकते हैं। तो शाम की टाइमिंग है, रात की, इसलिए उसमें सब लोग अकोमोडेट हो जाएंगे। जाहिर है उसमें फिर मेरी भी कुछ टाइम कंस्ट्रेंट्स थी, सारा वीकेंड मेरा भी फ्री नहीं था, तो उस वजह से इसको डिज़ाइन किया गया, शाम में डिज़ाइन किया गया ताकि वर्किंग पीपल भी इसमें अकोमोडेट हो सकें। ठीक है। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, जिले हुमा, या जिले हुमा का नहीं है तो बस ओप्पो F5 6GB। अच्छा, बाकी लोग जिनका क्वेश्चन हो गए हैं वो म्यूट कर लें। जी बोलें, ओप्पो F5 6GB, आपका मोबाइल का नाम ही आ रहा है। कोई सवाल नहीं है क्योंकि टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अच्छा, अब आप लोगों के कुछ सवाल चैट पे काफ़ी सारे आए हैं। एक काम करें, सब लोग जो लोग ग्रुप का हिस्सा हैं वो इन क्वेश्चंस को ग्रुप में डालें, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, इस क्लास को हम बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, हमारा वो सेशन भी ख़त्म होने वाला है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड सर। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मेरिट? ये बहुत आगे के सवाल हैं। एक्सपेक्टेड मेरिट जो 1.5 साल बाद आना है, वो उस पर हम कैसे बात कर सकते हैं अभी? और इज़ इट कंपल्सरी टू बाय बुक? बुक बाय कर लें तो बेहतर है। अनम्यूट मी फॉर अ सेकेंड, पता नहीं कौन है। डू यू थिंक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेशन वी वुड बी एबल टू क्लियर द एग्जाम? इस पे काफ़ी बात मैंने कर ली है कि आपकी मेहनत होगी, मेरी गाइडेंस होगी, फिर ही पास होगा। अगर सिर्फ इन 10 क्लासों पे बैठेंगे तो ऐसे दावे मैं नहीं करता। सर, एनी आइडिया अबाउट टेस्ट डेट? नवंबर में शायद हो जाए। वन क्वेश्चन प्लीज। तैयब पूछें, इधर लिख के पूछ लें जल्दी से, मेरा हाल टाइम रह जाएगा। वी आर गोइंग इन लास्ट मिनट, तो पूछ लें, लेट्स सी इफ आई एम एबल टू आंसर। और कोई सवाल मैं देख लूँ यहाँ से। अच्छा, सवाल यहाँ पे शायद आ गया। प्लीज सी अबव क्वेश्चंस। अबव मैं देख रहा हूँ। व्हाट अबाउट मैथ्स पोर्शन? दोबारा बैच स्टार्ट होगा कि नहीं? दोबारा बैच स्टार्ट होना 80% चांसेस है कि नहीं होगा अभी वाले बैच के बाद। शायद कोई टाइम लिमिट बने तो शायद हो जाए। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी आप लोगों के क्वेश्चन है तो आप उधर पूछ लें। सी यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट। जो ज्वाइन करेंगे या जो नहीं भी करेंगे, सबको बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर योर एग्जाम। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।